Hello friends, welcome to new video on sexual reproduction in flowering plant, and this is the fifth video on this chapter. And in this video we will discuss what are the modes or what are the agents of pollination. इस जो फोर्थ वीडियो में बेटा हमने डिटेल में पॉलिनेशन और पॉलिनेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो सारी चीजें हमने वहां पर डिस्कस कर ली। अब इस वीडियो में हम पॉलिनेशन होगा कैसे, यानी मोड्स, व्हाट आर द एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन, मींस वाटर इस्तेमाल होता है, वाटर की जरूरत होती है, एयर के जरिए से, विंड के जरिए से पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट्स के जरिए से होता है। इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले व्हाट आर दी मोड्स या व्हाट आर दी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। दो एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन के, एबायोटिक होता है, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, और बायोटिक भी होता है। बायोटिक एजेंट्स, बायोटिक मतलब लिविंग, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें बायोटिक कहते हैं। जैसे एनिमल ये लिविंग, प्लांट ये लिविंग। एबायोटिक मतलब जैसे एयर, वाटर, ये सारी चीजें क्या हो गई, ये नॉन लिविंग है। तो एबायोटिक बेटा यानी नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग में दो एजेंट्स होते हैं जिनके जरिए से पॉलिनेशन किया जाता है। एक है आपका विंड और नेक्स्ट है वाटर। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट है आपका बायोटिक मतलब लिविंग। और मैक्सिमम जो पॉलिनेशन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में वो किसके जरिए से होता है, बायोटिक कंपोनेंट्स के जरिए से। और बायोटिक कौन होंगे, यहां पर पॉलिनेटिंग एजेंट बायोटिक कौन होंगे, एनिमल्स, इंसेक्ट्स। ओके, सो पॉलिनेशन के केस में, फ्लावरिंग प्लांट के पॉलिनेशन केस में, अगर मैं बायोटिक और नॉन बायोटिक, बायोटिक और एबायोटिक में कंपेयर करूं तो बायोटिक जो होता है ये ज्यादा कॉमन है पॉलिनेशन के लिए, यानी एनिमल्स जो होते हैं, बर्ड्स जो हैं, इंसेक्ट्स जो हैं, ये ज्यादा कॉमन है पॉलिनेशन के लिए। ठीक है बेटा, हमने क्या डिस्कस किया आपसे, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। मैंने क्या कहा, दो तरीके के हो सकते हैं, एबायोटिक हो सकते हैं यानी नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, एंड बायोटिक भी हो सकते हैं मतलब लिविंग भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, एबायोटिक में कौन कौन सा आता है, सबसे पहले विंड है, विंड के जरिए से, और विंड के जरिए से जो पॉलिनेशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनिमोफिली। नेक्स्ट क्या बेटा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये कि देखो दो तरीके का पॉलिनेशन हो सकता है। एबायोटिक में दो सब्सटेंस होंगे, एक विंड है और एक वाटर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली। ओके स्टूडेंट्स, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली दो तरीके का होता है, एक विंड है सब्सटेंस और एक है वाटर। इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो ज्यादातर जो पॉलिनेशन होता है या एजेंट ऑफ पॉलिनेशन जो है इन दोनों में, वो कौन है, विंड है। वही बात मैंने लिखी है कि इन दोनों में यानी एबायोटिक में भी सबसे ज्यादा पॉलिनेशन किसके जरिए से होता है, विंड के जरिए से, और वाटर के जरिए से बहुत रेयर होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ 30 जीनस ऐसे हैं, ज्यादातर मोनोकॉट्स होते हैं, जिनमें पॉलिनेशन क्या होता है, वाटर के जरिए से होता है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट आ जाइए आप लोग बायोटिक यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए से। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो अगर एनिमल्स के जरिए से हो रहा है पॉलिनेशन, एनिमल्स के जरिए से, उसे जूफिली कहेंगे। इंसेक्ट्स के जरिए से
इंटोमोफिली, बर्ड्स के जरिए से तो उसे हम लोग ऑर्निथोफिली, अगर स्नेक के जरिए से पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे ओफियोफिली, ओफियोफिली कहते हैं। नेक्स्ट, अगर स्नेल के जरिए से हो रहा है, स्नेल के जरिए से तो मलैकोफिली, अगर बैट्स के जरिए से हो रहा है तो बैट्स के जरिए से पॉलिनेशन हो रहा है तो तब बेटा क्या कहोगे इसे? कायरेप्टेरोफिली। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट, अगर एंट्स और टर्माइट्स के जरिए से पॉलिनेशन हो रहा है तो मार्मिकोफिली। ओके, सो बेटा ये बायोटिक में कुछ एनिमल्स या बर्ड्स या इंसेक्ट्स होते हैं जिनके जरिए से पॉलिनेशन होता है, और अगर एनिमल्स के जरिए से तो ज़ूफिली, इंसेक्ट्स के जरिए से तो उसे इंटोमोफिली कहते हैं। ये जो पूरा मैंने आपको 7 बताया है डिफरेंट टाइप्स, इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं मेडिकल में। ठीक है बेटा, अच्छा नेक्स्ट चीज, बायोटिक्स से रिलेटेड मैं 1-2 बातें और बताता हूं आपको। देखिए, प्लांट जो है इंसेक्ट्स में भी, एनिमल्स में भी बेटा डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स इंसेक्ट्स को यूज करता है एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट। प्लांट यूजेस डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल एज पॉलिनेटिंग एजेंट सच एज बीज, beetle, butterfly, moth, flies, different types of birds like sunbird, hummingbird and bats। इसके अलावा भी बहुत से इंसेक्ट्स होते हैं जिनके जरिए से पॉलिनेशन होता है, जैसे मैंने यहाँ पे स्नेल का नाम नहीं लिखा है, लेकिन स्नेल मलैकोफिली कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, इनमें से भी जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है पॉलिनेशन के लिए, इनमें से भी जो मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं, सबसे ज्यादा इसमें सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो बीज है। कहते हैं कि नियरली 80% जो बायोटिक पॉलिनेशन होता है, बायोटिक पॉलिनेशन 80% उसमें बीज के जरिए से होता है। ठीक है बेटा, इसे आप टिक कर लीजिए कि इन इंसेक्ट्स में भी बीज जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन है। उसके अलावा कुछ लार्ज एनिमल भी ऐसे हैं जो पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं, कुछ लार्ज एनिमल्स भी। मैं 1-2 एग्जांपल देता हूं, जैसे प्रीमेट्स है, लीमर, ओके, एक आर्बोरियल है जिसे हम लोग ट्री ड्वेलिंग रॉडेंट्स होते हैं, ओके बेटा, ये है। इसके अलावा कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं, कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जैसे गार्डन लिजर्ड,
गार्डन लिजर्ड या जैको लिजर्ड, ठीक है, ये सारे एक्ट एज इनको भी एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट भी होते हैं। ये कुछ लार्ज एनिमल्स हैं, ये पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह फंक्शन करते हैं, ठीक है बेटा, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। लेकिन एक कॉमन बात मैं आपको एबायोटिक के लिए बता दे रहा हूं, चाहे वो पॉलिनेशन विंड के जरिए से हो चाहे वाटर के जरिए से हो। इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत डल होते हैं, यानी बहुत खूबसूरत नहीं होते। देखिए फ्लावर भी बेटा दो तरह का आप लोगों ने देखा होगा अपने घरों में या गार्डन में, कि फ्लावर भी बहुत तरह के होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं, उसमें बहुत महक होती है, बहुत ऑर्डर, बहुत महक होती है ना, सेंट बहुत होता है उसमें। लेकिन कुछ फ्लावर आप देखेंगे वो बहुत खूबसूरत भी नहीं होते हैं, बहुत डल किस्म के होते हैं, बहुत भद्दे किस्म के होते हैं, और वो उसमें महक यानी ऑर्डरलेस होते हैं या सेंटलेस कह लीजिए आप लोग। तो नेचर ने अगर फ्लावर में अट्रैक्शन पैदा किया है तो उसका एक रीजन है। नेचर कोई भी काम ऐसे ही नहीं करता, अगर उसने अट्रैक्शन पैदा किया है बेटा तो वो भी एक रीजन की वजह से किया है। अगर फ्लावर अट्रैक्टिव है यानी खूबसूरत है और उसमें महक बहुत है, सेंट बहुत है, ऑर्डर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो जो फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो इंसेक्ट्स के जरिए से या एनिमल के जरिए से पॉलिनेट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि भाई विंड और वाटर के लिए अगर पॉलिनेट हो रहे हैं, अगर विंड और वाटर के जरिए से कोई फ्लावर में पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन हो रहा है, तो ऐसा ये तो नहीं चाहिए कि फ्लावर बहुत अट्रैक्टिव हो, ये जरूर क्यों ये नहीं चाहिए ना, ये चाहिए कि फ्लावर में सेंट हो, क्योंकि भाई इस चीज की विंड को जरूरत नहीं है और ना वाटर को जरूरत है। तो एबायोटिक के जो फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो विंड हो चाहे वो वाटर हो, इनके जो प्लांट्स होते हैं यानी प्लांट्स which pollinate by wind and water are dull, scentless and orderless होते हैं। एक पॉइंट मैं लिख दे रहा हूं, फ्लावर pollinated by abiotic, flower pollinated by abiotic agents are dull, ओके, कलरलेस होते हैं, नेक्टरलेस होते हैं या ऑर्डरलेस होते हैं, और इसमें नेक्टर भी नहीं होता है एंड सेंटलेस होते हैं, ठीक है बेटा। ये इस तरह के होते हैं। अब सबसे पहले हम लोग एबायोटिक स्टार्ट करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग एबायोटिक पढ़ेंगे, एबायोटिक एजेंट्स, ओके, एबायोटिक। और एबायोटिक में भी सबसे पहले हम लोग विंड पढ़ेंगे। तो विंड के जरिए से जो पॉलिनेशन होता है उसे हम लोग एनिमोफिली कहेंगे, ओके स्टूडेंट्स। विंड के जरिए से जो पॉलिनेशन होता है वो एनिमोफिली कहलाएगा। नेक्स्ट एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों ने बेटा याद करिए प्लांट किंगडम पढ़ा 11th में 3rd चैप्टर, और प्लांट किंगडम में आप लोगों ने जब डिवीजन जिम्नोस्पर्मी पढ़ रहे थे तो जिम्नोस्पर्मी में आप लोगों ने ये बात पढ़ी है कि जिम्नोस्पर्म में जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? विंड पॉलिनेटेड होते हैं, ठीक है। सारे के सारे बेटा कैसे होते हैं? विंड पॉलिनेटेड होते हैं। देखिए नोट्स बनाते चलिए,
इसीलिए मैं डिटेल में एक एक चीज ब्लैक बोर्ड पे बेटा लिख रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि आपके नोट्स प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। तो विंड क्या है, विंड में पॉलिनेशन को एनिमोफिली, और जितने भी जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स होते हैं वो सारे विंड पॉलिनेटेड होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊं, और ये क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं, विंड pollen grain is found in Pinus, और ये क्वेश्चन है आपका नीट का 2018 में बेटा ये सवाल पूछा गया, ये क्वेश्चन आया था कि विंग्ड पॉलन ग्रेन किस में पाया जाता, विंग्ड पॉलन ग्रेन। तो विंग्ड पॉलन ग्रेन जो है वो पाइनस में, विच इज अ टाइप ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये इसमें पाया जाता है, ठीक है। अब विंड पॉलन ग्रेन में जो प्लांट्स होते हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे एनिमोफिलस जो प्लांट्स होते हैं या एनिमोफिलस फ्लावर जो होते हैं, पहला कैरेक्टरिस्टिक ये कि वो बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन रिलीज करते हैं। उसका एक रीजन देखो, समझो तुम लोग, देखो पॉलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, यानी मेल से फीमेल तक जा रहा है, और वो हो सकता है कई किलोमीटर तक जाए। यानी आप हैं दिल्ली में तो हो सकता है वो पॉलिनेट हो रहा है नोएडा में, हो सकता है गुड़गांव में हो सकता है फरीदाबाद में, और हो सकता है इससे भी आगे हो, ठीक है, वो चला जाए अलीगढ़ तक, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो पॉलन ग्रेन जो पॉलिनेट होता है विंड के जरिए से, उस केस में जो फ्लावर है वो पॉलन ग्रेन बहुत ज्यादा बनाता है। उसका एक रीजन है कि मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ में बनता है। उसका एक रीजन क्या है, उसका एक रीजन ये बेटा कि जब पॉलन ग्रेन हवा के जरिए से जाता है, हवा के जरिए से जब वो ट्रांसमिट होता है, तो बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन ऐसे होते हैं जो रास्ते में ही डैमेज कर जाएंगे। तो इसीलिए ज्यादा पॉलन ग्रेन बनता है, लार्ज अमाउंट में बनता है, ताकि पॉलन ग्रेन जो है अगर रास्ते में वेस्ट भी हो जाए तब भी पॉलन ग्रेन फीमेल रिप्रोडक्टिव तक पहुंच जाए। तो ये सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर। अच्छा, एक चीज बेटा, ये जो मैंने अभी आपको बोला है उससे पहले एक और चीज यहां बता दे रहा हूं। एक चीज इसमें, एक चीज आप लोगों ने अगर दिल्ली में तो नहीं, लेकिन दिल्ली के बाहर अगर कभी देखा हो, या थोड़ा सा पहाड़ी इलाके की तरफ, वहां पर आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो आसमान है वो पूरा येलो टाइप का हो जाता है ना, येलोइश अपीयरेंस होने लगता है। क्यों ऐसा होता है? उसका रीजन ये होता है कि जो पाइनस का जो पॉलन ग्रेन होता है उसकी आउटर में हल्का सा येलोइश कलर होता है, और वो पॉलन ग्रेन जब पॉलिनेट होता है ना तो एयर के जरिए से होता है, जिसकी वजह से पूरा जो आसमान जो है हमें येलो अपीयरेंस दिखने लगता है, जिसे हम लोग सल्फर शावर कहते हैं। इसे लिख लीजिए। दिस इज कॉल्ड सल्फर शावर। ठीक है बेटा, ये एक दिमाग में ये बात लिख लीजिएगा कि जो येलो क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाता है स्काई में कभी कभी, वो असल में ये जो पाइनस के पॉलन ग्रेन जब पॉलिनेट होते हैं तो उसकी वजह से जो आसमान का जो अपीयरेंस होता है वो येलोइश टाइप हो जाता है, और इस घटना को या इस चीज को हम लोग सल्फर शावर कहते हैं।
ठीक है बेटा, ये पाइनस की वजह से होता है। आ जाइए अब आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर में। इसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक बेटा मैंने आप लोगों को क्या बताई? पहली कैरेक्टरिस्टिक मैंने आप लोगों को इसमें बताई कि एनिमोफिलस फ्लावर will produce large number of pollen grain because क्यों ऐसा होता है? there is large wastage because there is large waste during pollination। जब भी बेटा पॉलिनेशन होगा, मैंने आपको बता दिया है, जब पॉलिनेशन होगा और पॉलिनेशन कई किलोमीटर्स में हो सकता है, एक प्लांट दूसरा प्लांट कई किलोमीटर दूर हो, तो उस दौरान जब पॉलिनेशन होता है तो पॉलन ग्रेन के वेस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए ऐसी कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्या है? मैंने अभी आपको बताया इस तरह के फ्लावर्स कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, नेक्टरलेस होते हैं, ओके, कलरलेस होते हैं, नेक्टरलेस होते हैं एंड सेंटलेस होते हैं। अच्छा, थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो एनिमोफिलस फ्लावर जो है या एनिमोफिलिक कंडीशन जो है, मैक्सिमम कहां पाया जाता है? मैक्सिमम फाउंड इन मेज grasses, maximum found in grasses, maize, sugarcane, okay, maximum this anemophilic condition is found in grasses, maize, sugarcane, etc. okay। अब हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक एनिमोफिलस फ्लावर में कि ओनली सिंगल ओव्यूल इज फाउंड इन ओवरी। ठीक है बेटा, ओवरी में सिर्फ एक ही ओव्यूल पाया जाता है, सॉरी सिर्फ हाँ ओवरी में एक ही ओव्यूल पाया जाता है। और यहां पर फ्लावर जो होते हैं वो इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पॉलन ग्रेन जो होंगे भाई एयर के, अब आप खुद सोचिए इसमें पॉलन ग्रेन कैसे होने चाहिए, क्योंकि ये एयर के जरिए से ट्रांसमिट हो रहा है, तो इसका मतलब पॉलन ग्रेन बहुत लाइट होना चाहिए, बहुत हल्का होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ताकि वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? लाइट होना चाहिए, बहुत हल्का होना चाहिए। नेक्स्ट, स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, स्मॉल होना चाहिए एंड नेक्टर स्मॉल होना चाहिए एंड नॉन स्टिकी होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइट होना चाहिए, हल्का और छोटी साइज का होना चाहिए, ताकि आसानी से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके, बीच में कोई भी चीज उसे इंटरप्ट ना कर सके, और इसीलिए वो नॉन स्टिकी भी होना चाहिए। नेक्स्ट है पॉलन ग्रेन में, और ये जो एनोमोफिलस फ्लावर है, एनोमोफिलस फ्लावर में जो स्टेमन होता है यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो क्या होना चाहिए बेटा? थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला होना चाहिए। यानी स्टेमन कैसा होना चाहिए? वेल एक्सपोज्ड स्टेमन। वेल एक्सपोज्ड स्टेमन का क्या मतलब? जैसे मान लो, अगर एक एग्जांपल मैं देता हूं बेटा, समझो, ये तुम्हारा मान लो ये फ्लावर का मेड है, तो स्टेमन जो होता है वो थोड़ा बाहर की तरफ निकला होता है, ताकि जब अगर हवा आए ना तो वो आसानी से पॉलन ग्रेन
पॉलिनेट हो सके। ऐसा ना हो कि कुछ इस टाइप से यहां पाया जा रहा हो, जैसे बात अगर ये पाया जा रहा, अगर यहां पर पॉलन ग्रेन होगा तो कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट जो होगा वो एयर को इंटरप्ट करेगा, विंड को इंटरप्ट करेगा। इसलिए थोड़ा सा वेल एक्सपोज होना चाहिए, बाहर एक्सपोज मतलब थोड़ा सा दिखना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है लार्ज फेदरी या हेयरी स्टिग्मा होने चाहिए टू ट्रैप या कैच द पॉलन ग्रेन। ठीक है बेटा। अब देखो मैंने क्या कहा, नेक्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए एनिमोफिलस फ्लावर की, लार्ज फेदरी हेयरी स्टिग्मा होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है। यानी जो भी स्टिग्मा मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, जो स्टिग्मा जो बाहर वाला पार्ट हो जाए वो इस तरह का फेदरी हो। और मैं अभी आपको एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा कॉर्न का, यानी मेज में मैं भी आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा कि डायग्राम बनाऊंगा कि किस तरीके से मेज में, क्योंकि विंड पॉलिनेशन होता है तो उसमें किस तरीके से वो चीज पाई जाती है। अब देखो बेटा, यानी फेदरी यानी उसमें इस तरीके से होना चाहिए, फेदरी स्ट्रक्चर होना चाहिए या हेयरी स्ट्रक्चर होना चाहिए, हेयरी स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि आसानी से वो पॉलन ग्रेन को आसानी से ट्रैप कर सके, पकड़ सके। ठीक है। मैंने अभी जो बात कही है, मैं अभी मेज का स्ट्रक्चर बनाता हूं यहां पर ताकि उससे आप लोगों को और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेज का एक स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, उससे हमें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने मेज का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनाया है। ये जो है मैंने अभी आपसे कहा कि ये इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में होता है, ये मेल पार्ट है, मेल इन्फ्लोरेसेंस। ओके। और ये जो है ये फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉप। फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है। और आपने कभी अगर मेज में देखा हो, मेज में अगर आपने देखा होगा तो इस तरीके से हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऐसे। जब वो मेज जो भुट्टा होता है, जब वो मेज अभी इमेच्योर होता है तो ग्रीन कलर का होता है। जैसे जैसे वो मेच्योर होने लगता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। इस तरीके से उसमें स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये सब में ही होगा, है ना, ऐसे। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिल्क। ये क्या होती है असल में, स्टाइल प्लस स्टिग्मा। ये स्टाइल और स्टिग्मा मिला के हम इसे कहते हैं सिल्क को। ये हेयरी स्ट्रक्चर होता है। अब देखो, क्योंकि ये मैं ये कॉर्न का स्ट्रक्चर बनाया हूं, और कॉर्न असल में मोनोइशियस होती है। तो एक ही प्लांट में देखिए दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल भी और फीमेल भी। अब ये जो मेल इन्फ्लोरेसेंस है वो क्या रिलीज करेगा, ये क्या है, ये पॉलन ग्रेन है। ठीक है बेटा,
ये पॉलन ग्रेन रिलीज करेगा मेल इन्फ्लोरेसेंस, नॉर्मल सी बात है। अब ये पॉलन ग्रेन जो है वो हो सकता है यही ये वाला प्लांट या दूसरा प्लांट इसे इस सिल्की जो हेयरी जो स्टाइल स्टिग्मा जो है, हेयरी फेदरी जो स्ट्रक्चर है, उसके जरिए से आसानी से पॉलन ग्रेन को ये कैच कर लेगा या ट्रैप कर लेगा। तो ये डायग्राम आप लोग बना लीजिए, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और इसलिए बना लीजिए क्योंकि ये स्ट्रक्चर पूछ सकता है कि आपके मेडिकल एग्जाम में कि ये क्या है, ये फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है, कॉप कहते हैं, और ये मेल इन्फ्लोरेसेंस है, ये इस तरीके से। तो आप लोग इसे बना लीजिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम लोग आगे मूव करते हैं। सो ये मैंने आपको बता दिया विंड के बारे में। अब नेक्स्ट है बेटा हमारा, पहले हमने विंड पढ़ लिया, अब हम लोग वाटर पढ़ेंगे, है ना। वाटर पढ़ेंगे। वाटर हाइड्रोफिली कहते हैं। वाटर के जरिए से जो पॉलिनेशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली। अच्छा एक बात बताते हैं, पहली चीज तो पॉलिनेशन बाय वाटर इन फ्लावरिंग प्लांट इज वेरी रेयर इन केस, बहुत रेयर होता है। सिर्फ लगभग 30 जीनस ऐसे होते हैं और मोस्टली मोनोकॉट प्लांट होते हैं। लगभग पूरे प्लांट किंगडम में सिर्फ 30 जीनस ऐसे होते हैं जिनमें पॉलिनेशन जो होता है वो वाटर के जरिए से होता है, और वो मेनली कौन होते हैं, मोनोकॉट प्लांट होते हैं। देखो अब एग्जाम्पल है, जैसे वाटर हाइड्रोफिली का एक एग्जाम्पल है वैलेस्नेरिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड रिबन वीट। इसके पॉलिनेशन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरा है हाइड्रिला, ये दोनों फ्रेश वाटर प्लांट्स है। ओके, ये दोनों बेटा फ्रेश वाटर प्लांट्स है। नेक्स्ट है ज़ोस्टेरा, इसे हम लोग मैरीन सी ग्रासेस कहते हैं, यानी ये मैरीन प्लांट है, ये नाम से ही समझ में आ रहा है मैरीन, ये ज़ोस्टेरा मैरीन सी ग्रास यानी मैरीन प्लांट, ठीक है बेटा। अच्छा एक चीज आप लोग फिर से प्लांट किंगडम में चलिए। प्लांट किंगडम में बेटा आप लोगों ने पढ़ा है अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बारे में और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में। याद करिए आप लोग अलगी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के केस में जो ट्रांसपोर्टेशन मेल गैमीट का कैसे हो रहा था वहां पर, थोड़ा सा अगर रिकॉल करिए उस चैप्टर को, तो आप ये जानेंगे कि उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, चाहे अलगा के केस में हो, चाहे ब्रायोफाइटा, चाहे टेरिडोफाइटा केस में हो, जो ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा था वो वाटर के जरिए से हो रहा था। और इसीलिए मैं आपको बताऊं, चाहे अलगा का केस हो, चाहे ब्रायोफाइटा, चाहे टेरिडोफाइटा केस में हो, इसका जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी दुनिया में वो बहुत कम जगह है और सिर्फ वो पानी के आसपास ही ग्रो करता है। अरे भाई, जिस तरीके से अगर आप एंजियोस्पर्म की बात करिए, एंजियोस्पर्म आपको पानी में भी मिल जाएगा, पहाड़ पे भी मिल जाएगा, डिजर्ट में भी मिल जाएगा, और जो ग्रासलैंड है उसमें भी मिल जाएगा, फॉरेस्ट में भी मिल जाएगा, हर जगह आपको मिल जाएगा। उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर तरह की इकोलॉजी में होता है। उसका रीजन क्या है, क्यों, अगर कभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि क्यों ऐसा होता है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह हो जाता है, बल्कि अलगी और ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का ऐसा नहीं है। वो अलगी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा केस में वो एक जगह ही एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही पाया जाता है। उसका रीजन क्या होता है, तो बेटा आप उसका रीजन दीजिएगा कि अगर आप एंजियोस्पर्म के केस में देखेंगे तो एंजियोस्पर्म के केस में जो रिप्रोडक्शन है, सॉरी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन के जो जरिए हैं वो बहुत तरीके के हैं, यानी वाटर से भी हो सकता है और विंड के जरिए से भी हो सकता है, एनिमल्स के जरिए से भी होता है, जिसकी वजह से जो एंजियोस्पर्म जो है, और भी रीजंस है लेकिन एक रीजन, क्योंकि हम अभी पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं, इससे मैं इसलिए रिलेट कर रहा हूं क्योंकि इस वजह से जो एंजियोस्पर्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर तरह की इकोलॉजी में आपको मिलता है, क्योंकि उसके पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही वर्सेटाइल और डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ओके, सो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। इन अलगी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, इन अलगी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, mode of
पॉलिनेशन इज ओनली वाटर, इज ओनली वाटर, और इसी वजह से जो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है बेटा, ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो आप बताएंगे कि अल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के केस में जो मोड ऑफ पॉलिनेशन है वो सिर्फ वाटर है, क्योंकि वो पूरे तरीके से अपने फर्टिलाइजेशन या अपनी ऑफस्प्रिंग को के नंबर को बढ़ाने में वो टोटल वाटर पे डिपेंड होता है एकदम। इसकी वजह से उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है दुनिया में वो कुछ ही इलाकों में, जो पानी के आसपास के जो इलाके हैं वहीं तक ही सीमित है। अच्छा, एक और बात, मैंने आपसे अभी कहा कि जो वाटर के जरिए से जो पॉलिनेशन होता है वो बहुत रेयर है, बहुत कम है। आप कहेंगे भाई ये कैसी बात आप कह रहे हैं। अगर हम मैं हाइड्रोफाइट्स देखूं तो हाइड्रोफाइट्स बहुत ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं, यानी पानी में रहने वाले प्लांट्स तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उस लिहाज से विंड पॉलिनेशन बहुत कम है। क्यों? उसका एक रीजन ये कि ज्यादातर, सुन लीजिए मेरी बात, ज्यादातर एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं, हाइड्रोफाइट्स जो हैं, इनका जो पॉलिनेशन होता है या फिर वो वाटर के जरिए या वो एयर के जरिए से यानी विंड के जरिए से होता है या इंसेक्ट्स के जरिए से होता है, क्योंकि इनके फ्लावर्स जो होते हैं वो पानी के बाहर होते हैं। आप लोटस का एग्जांपल देख लीजिए, इंसेक्ट्स जो होता है उसके आसपास घूमता रहता है। क्यों? उनमें पॉलिनेशन कैसे होता है? इंसेक्ट्स के जरिए से होता है। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है कि इन केस ऑफ in most of the aquatic plant, in most of the aquatic plant like water lily and water hyacinth, water lily and water hyacinth, flowers emerged above the surface of water. Flowers emerge above the flowers emerge above the surface of water, so pollination take place by wind या insects। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट बात है। जो बात मैंने आपसे कही कि आखिर हाइड्रोफाइट्स का नंबर तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसके बाद भी हाइड्रोफिलिक प्लांट्स क्यों कम होते हैं? ज्यादातर एक्वेटिक या हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं वो पाए तो पानी में जाते हैं, हाइड्रोफाइट्स हुए, एक्वेटिक प्लांट्स हुए, लेकिन उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं। ये सरफेस है पानी की, उसके ऊपर ग्रो करते हैं, इसकी वजह से उनमें विंड या इंसेक्ट्स के जरिए से पॉलिनेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट एक और, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका कि एक सवाल यह है कि भाई जो वाटर के जरिए से पॉलिनेशन हो रहा है, जो प्लांट्स पानी में पाए जा रहे हैं और जिनका वाटर के जरिए से पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलन ग्रेन्स अगर वो रेगुलर पानी में रहेंगे तो क्या वो खराब नहीं हो जाएंगे? तो उससे बचने के लिए वो पॉलन ग्रेन्स जो हाइड्रोफिली होते हैं, जिनका पानी के जरिए से, वाटर के जरिए से
पॉलिनेशन होता है, उनके ऊपर की तरफ एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, यानी ये पॉलन ग्रेन है तो उसके ऊपर की तरफ क्या होता है, एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, और इस म्यूसिलेजिनस कवरिंग से वजह क्या होता है फायदा कि वो खराब नहीं होते। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है पॉलन ग्रेन्स को। ये पॉइंट लिख लीजिए मोस्ट। म्यूसिलेजिनस कवरिंग, लेकिन मैं यहां बोल दे रहा हूं मोस्ट ऑफ द पॉलन ग्रेन्स ऑफ हाइड्रोफिलस प्लांट, यहां मैंने नहीं लिखा है लेकिन मैं बोल दे रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑफ हाइड्रोफिलस की कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं कि उनमें म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, जाहिर सी बात अभी मैंने बता दिया था, इसके फ्लावर्स कैसे होंगे, नेक्टरलेस होंगे। फ्लावर कैसा होगा, फ्लावर की कंडीशन कलरलेस होगा, नेक्टरलेस होगा एंड ऑर्डरलेस होगा। ठीक है, यानी फ्लावर जो है वो उसमें किसी भी तरह का कलर नहीं होगा, बहुत डल किस्म का होगा, क्योंकि वाटर के जरिए से पॉलिनेशन होना है, उसे किसी को अट्रैक्ट, एनिमल को या इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट तो करता नहीं है, इसीलिए वो बहुत डल किस्म का होगा। अच्छा बेटा, आज हमारी 5th वीडियो है और इस चैप्टर को कंप्लीट करने में अभी हमें 4 वीडियो और जरूरत होगी, 4 वीडियो की। देखिए, आपको बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो पढ़ाने के दौरान आपको नहीं समझ में आई होगी, ये एक नेचुरल चीज है। पढ़ाने के दौरान आपको मेरी कोई बात नहीं समझ में आई हो, या उसके बाद आपने जब इसको नोट्स बना के पढ़ा हो तब नहीं समझ में आया हो, तो आप लोग परेशान मत होइए। ठीक है, हम लोग एक ऑनलाइन एक क्लास लेंगे जिसमें आपको जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फेसबुक लाइव क्लास कर लेंगे, तो उसमें क्या होगा कि आपको जो भी परेशानियां होगी वो आप हमसे डिस्कस करेंगे। उसकी क्या टाइमिंग होगी, कब हम करेंगे वो लाइव क्लास, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में उसका टाइम आपको बता देंगे, और उस हिसाब से आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो आप हमसे उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा, सो ये पॉइंट हो गया। अब मैंने जैसा आपको बताया था, हमें 2 प्लांट्स जो कि हाइड्रोफिलस प्लांट्स होते हैं, 2 प्लांट ऐसे हैं, एक वैलिस्नेरिया है और दूसरा आपका ज़ोस्टेरा है। इन 2 प्लांट्स के पॉलिनेशन को डिटेल में बात करनी है। तो सबसे पहले पॉलिनेशन इन वैलिस्नेरिया। ओके, पॉलिनेशन इन वैलिस्नेरिया। पहले एक बात बता दे बेटा, वैलिस्नेरिया जो होता है, वैलिस्नेरिया जो है is submerged rooted fresh water हाइड्रोफाइट होता है। ठीक है, सबमर्ज्ड रूटेड फ्रेश वाटर हाइड्रोफाइट्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये डाइशियस होता है। आप लोग देख लीजिएगा, डाइशियस 4th वीडियो में मैंने आपको डाइशियस, मोनोइशियस सारी चीजें बताई, लेकिन यहां फिर से बोल दे रहा हूं। मोनोइशियस मतलब होता है जब एक ही प्लांट पे दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन होते हैं, उसे मोनोइशियस कहते हैं। और डाइशियस मतलब होता है बोथ द सेक्स ऑर्गन इज फाउंड इन द डिफरेंट प्लांट। ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स में जब पाए जाते हैं। अच्छा, अब इसको हम जरा डायग्राम से समझते हैं कि किस तरीके से पॉलिनेशन इसमें होता है। ये आपके वाटर के ऊपर वाली सरफेस है, ये तो पानी के अंदर की बात हो यहां बताऊंगा। ये वाटर सरफेस है, ठीक है, ये वाटर सरफेस है। ये पानी के अंदर का सीन है।
देखिए ये मैंने क्या दिखाया, ये फीमेल इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, ये फीमेल इन्फ्लोरेसेंस। ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये लॉन्ग सिलिंड्रिकल अनकॉइल्ड स्टाइल है, ठीक है, लॉन्ग सिलिंड्रिकल अनकॉइल्ड, ये 3 पॉइंट याद रखिए, स्टाइल। ये ठीक है, ये इस तरीके से। अच्छा, देखो ये मैंने वैलिस्नेरिया का रिप्रोडक्शन पॉलिनेशन दिखाया। अब वैलिस्नेरिया पे देखिए, ये पानी के अंदर है, ठीक है, ये पानी के अंदर है, और ये जो यहां से मैंने पानी के बाहर यानी सरफेस पे दिखाया। अब होगा क्या, देखो तो अब होगा क्या कि बेटा, जब मेल के केस से पहले हम बात करते हैं, जब मेल प्लांट पूरे तरीके से डेवलप हो जाता है यानी मेच्योर हो जाता है। वैसे तो देखो, जब नॉर्मल केस में चाहे वो मेल पार्ट, चाहे फीमेल हो, चाहे मेल पार्ट हो, दोनों अंडर दी वाटर पाए जाते हैं, पानी के अंदर होते हैं, सरफेस पे नहीं होते, अंदर की तरफ होते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब मेल पार्ट या मेल इन्फ्लोरेसेंस मेच्योर हो जाता है, ठीक है, मेच्योर हो जाता है, तो वो अपने मेन बॉडी से, देखो ये प्लांट बॉडी है, ये जो मैंने दिखाया ये प्लांट बॉडी, मेल बॉडी है प्लांट की, वो उससे अलग हो जाता है, डिटैच हो जाता है, और वो चला जाता है सरफेस पे। और ये मैं आपको सॉरी, ये मेल गैमीट, ये पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट होगा, ठीक है। क्या होगा, जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूरी तरीके से मेच्योर हो जाएगा, तो वो जो मेल इन्फ्लोरेसेंस है वो डिटैच हो जाएगा, किससे डिटैच हो जाएगा बेटा, वो डिटैच हो जाएगा किससे, वो हो जाएगा मेन बॉडी से, और वो कहां चला आएगा, वो सरफेस पे आ जाएगा, आ गया सरफेस पे, यानी यहां पॉलन ग्रेन आ गया। अब इधर आ जाइए, फीमेल गैमीट का मामला ये होता है, फीमेल गैमीट का बिफोर इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है कि ये जो स्टाइल है ना, ये जो स्टाइल, देखो ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये ओवरी है, यही तो होता है भाई। तो बिफोर इन्फ्लोरेसेंस या बिफोर मैच्योरिटी क्या होता है, वो अनकॉइल्ड स्टेट में होता है। अनकॉइल्ड जब होता है तो पॉलन ग्रेन, जब वो अनकॉइल्ड होता है तो स्टाइल की साइज छोटी होती है। मान लो मैं यहां देखो, यहां पे मैं बता रहा हूं, ये ठीक है, ये है, ये क्वाइल्ड स्टाइल है, ये बेटा क्या है, क्वाइल्ड स्टाइल है, ठीक है। और ये कब है, बिफोर मैचुरेशन से पहले वो कैसा होता है, क्वाइल्ड होता है। लेकिन जैसे ही ये मेच्योर होता है तो इसकी वो क्वाइल से अनक्वाइल हो जाता है। अब आप देख लीजिए, जब वो क्वाइल से अनक्वाइल होगा तो क्या उसकी साइज नहीं बढ़ जाएगी? अरे भाई आप स्प्रिंग देखिए, स्प्रिंग कैसी होती है बेटा, पूरे क्वाइल्ड होती है, देखो उसकी लेंथ कम होती है। आप उसे ऐसे खींच दो, यानी आप उसे अनकॉइल कर रहे हो ना, आप उसे ऐसे खींच दो तो देखो उसकी लेंथ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। सेम चीज यहां पर है, ये स्टाइल है। बिफोर मैचुरेशन स्टाइल कैसा होता है, स्टाइल बेटा कॉइल्ड होता है, लेकिन जैसे ही इसमें मैचुरेशन आता है इसकी लेंथ क्या होती है, ऐसे बढ़ जाएगी। थोड़ा सा लंबा दिखा लीजिएगा इसके मुकाबले में, इससे कंपैरिजन में, इससे आप थोड़ी लंबी साइज की दिखा दीजिएगा ऐसे,
यानी ये कैसा होता है, अनकॉइल्ड स्टाइल होता है, अनकॉइल्ड स्टाइल होता है। कब? आफ्टर मैच्योरेशन, आफ्टर मैच्योरेशन। इसे बना लीजिएगा आप लोग, इस डायग्राम के साथ ही बना लीजिएगा इस चीज को, ताकि ये याद रहेगा। जब भी आप इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो क्या होता है, बिफोर मैच्योरेशन ये जो फीमेल पार्ट है वो छोटा होगा, यानी सरफेस पे नहीं होगा बल्कि पानी के अंदर होगा। और क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इसका स्टाइल क्या होगा, कॉइल्ड होगा। लेकिन मैच्योरेशन के बाद क्या होगा बेटा, क्योंकि कॉइल्ड से अनकॉइल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, स्टाइल की साइज बढ़ जाएगी, लंबी हो जाएगी, इसीलिए ये जो है वो कहां तक पहुंच जाएगा, बोलिए वो कहां तक पहुंच जाएगा, सरफेस पे पहुंच जाएगा बेटा। जब सरफेस पे पहुंच जाएगा तो सरफेस पे पॉलन ग्रेन भी तो है, ये पॉलन ग्रेन यहां आ जाएंगे ऐसे मूव करते हुए, यहां से वाटर करंट से पैसिवली वाटर करंट से मूवमेंट होगा और वो यहां पर आ जाएंगे। समझ में आ गया? और ये मेल गैमीट, ये पॉलन ग्रेन है। अब क्या होगा, जब पॉलन ग्रेन यहां पर आ गया उसके बाद पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन और फिर फर्टिलाइजेशन होगा। बोलिए समझ में आया? फिर से सुन लीजिए बेटा, वैलिस्नेरिया के केस में हर चीज यानी ऑल दी प्लांट बॉडी of Vallisneria is found inside the water except pollination। सिर्फ पॉलिनेशन को छोड़ के इसकी प्लांट बॉडी में प्लस इसके अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं वैलिस्नेरिया में वो सारे के सारे पानी के अंदर होते हैं। लेकिन सिर्फ पॉलिनेशन ऐसा है जो बाहर की तरफ सरफेस पे होता है। ठीक है, कैसे होता है? जब मेल पार्ट मैच्योर होता है तो अपने इन्फ्लोरेसेंस को यहां से रिलीज कर देता है, डिटैच हो जाता है और वो सरफेस पे आ जाता है। इसी तरीके से जब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी ये जो कापिल है वो जब मैच्योर करती है तो अपनी स्टाइल की साइज को बढ़ा देगी। कैसे स्टाइल की साइज बढ़ेगी वो मैं आपको बता चुका हूं। अब जब स्टाइल की लेंथ बढ़ती है तो वो कहां तक पहुंच जाता है, सरफेस पे पहुंच जाता है और वहां पर बेटा पॉलिनेशन हो जाता है। बात समझ में आ गया आप लोगों को? इसको कुछ जो मैंने अभी आपको बोला है वो इसको लिखवा दे रहा हूं ताकि जब लिख लेंगे ना तो आगे कभी भी आप वीडियो, जाहिर सी बात है हमेशा आप नहीं देख सकते, तो कभी भी जब आप नोट्स ओपन करेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, वैलिस्नेरिया के केस में बता रहा हूं। In Vallisneria, flowers are born under water। ओके, फ्लावर्स कहां बॉर्न कर रहे हैं? इन Vallisneria flowers are born under water and at the time of maturation male inflorescence get detached। okay, at the time of maturation male inflorescence get detached from the plant body and float on the surface of water। ठीक है बेटा, ये तो हो गया मेल के केस में। फीमेल का क्या होगा? while female while in female reproductive organ the length of
style, length of style increases and reaches up to the surface of water. ठीक है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों कहां पर, वाटर के सरफेस पे पहुंच गए. अब क्या होगा, नाउ दी pollen grain reaches passively by water current on the surface of stigma. Okay students, now the pollen grain reaches passively by water current on the surface of stigma. अब वो स्टिग्मा पर पहुंच गया है तो उसके बाद क्या होगा, फिर जर्मिनेशन होगा, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन होगा और फिर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन और फिर बेटा फर्टिलाइजेशन होगा. ठीक है, एक पॉइंट और लिख लेते हैं. वेलिस्नेरिया के जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे पानी के अंदर होते हैं, एक्सेप्ट पॉलिनेशन जो कि सरफेस के बाहर होता है. ठीक है बेटा, तो ये हो गया पॉलिनेशन इन वेलिस्नेरिया. नेक्स्ट जो हमें बात करनी है, समझाना है, वो है ज़ोस्टेरा. नेक्स्ट है बेटा आपका पॉलिनेशन इन ज़ोस्टेरा. ठीक है, पॉलिनेशन इन ज़ोस्टेरा. ओके, सो होता क्या है कि ज़ोस्टेरा के केस में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही जो है वो पानी के अंदर होता है और वहीं पर पॉलिनेशन होता है. इनसाइड वाटर. ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो पानी के अंदर ही होता है और वहीं पर पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाता है और पॉलन ग्रेन आके फर्टिलाइज होता है. एक इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें जो पॉलन ग्रेन होता है ज़ोस्टेरा के केस में इज लॉन्ग रिबन लाइक. ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछा गया वो सवाल है कि ज़ोस्टेरा में जो पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो आखिर किस तरह का होता है. तो पॉलन ग्रेन जो है वो लॉन्ग और रिबन लाइक होता है. यहां पर भी बेटा वही चीज होगी कि जो पॉलन ग्रेन जो है वो वाटर करेंट्स के जरिए से पैसिवली मूवमेंट होता है पॉलन ग्रेन का, और ये जो पैसिव मूवमेंट होता है ये वाटर करेंट्स के जरिए से होता है और वो फिर आके मेल गैमीट फीमेल जो स्टिग्मा वाला पार्ट है उससे अटैच होता है.
ठीक है बेटा। तो कैसे मूवमेंट होता है, कैसे मूवमेंट होता है? पैसिवली बाय वाटर करंट। वाटर करंट के जरिए से मूवमेंट होता है। और ये जो मूवमेंट होता है इसमें क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। इसमें ये बात आप लोग याद रखिएगा, लास्ट पॉइंट, इसका जो फ्लावर है, क्योंकि ये भी एबायोटिक है, फ्लावर कैसा होता है? फ्लावर बेटा डल होता है एंड नेक्टर लेस होता है। फ्लावर डल होता है और नेक्टर लेस होता है। तो इस वीडियो में हमने डिटेल में जो मोड्स या एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है बेटा वो पढ़े हैं। और इस वीडियो में हमने जो एबायोटिक मोड है इसका, यानी विंड है और वाटर है, उसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। अब जो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो पॉलिनेशन बाय बायोटिक फैक्टर्स, यानी जिसमें इंसेक्ट, एनिमल्स और बर्ड्स इन्वॉल्व होती हैं, उनका पॉलिनेशन हम लोग बेटा डिटेल में पढ़ेंगे। और उसमें हम लोग कुछ प्लांट्स हैं जैसे साल्विया है, एमोर्फोफैलस है, फिग है, इस तरह के जो प्लांट्स हैं उनमें जो किस तरीके से पॉलिनेशन होता है, कुछ स्पेशल टाइप्स के पॉलिनेशन होते हैं, उसको भी हम लोग उस वीडियो में पढ़ेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।